मैंने एक ठंडी सांस ली। ठीक कहती हो। वे बातें कैसी करते हैं, कुछ समझ पाती हो? अब यहाँ पर लाल की माँ से जो लेखक हैं वो ये पूछते हैं कि जो वो देश विद्रोही होने के जो उसमें कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो क्या उसके तहत तुम जब वो अपने घर में अपने दोस्तों के साथ मिलता है, उठता है, बैठता है, बातें करता है, तो तुमने कभी क्या उसकी कुछ बातें सुनी हैं? और अगर सुनी भी हैं तो क्या उन्हें समझ पाई हो? बाबू, वे लाल की बैठक में बैठते हैं। कभी कभी जब मैं उन्हें कुछ खिलाने पिलाने जाती हूँ तब वे बड़े प्रेम से मुझे माँ कहते हैं। मेरी छाती फूल उठती है, मानो वो मेरे ही बच्चे हैं। अब इस पे लाल की माँ जो है वो ये बताती है कि बाबू, वो जो लाल है मेरा बेटा, उसकी बैठक में ही वो सब आकर एक साथ बैठ जाते हैं। और फिर जब मैं उन्हें कुछ खिलाने पिलाने के लिए बोलती हूँ, पूछती हूँ, तो वो मुझे उतने ही प्यार से माँ बुलाते हैं जैसे कि मैं उनकी माँ हूँ। और ये सुनकर मेरी छाती फूल उठती है। बस इसके आगे की सुध-बुध उसे रहती नहीं है। और यही बताकर वो बाबू से बताती है कि उसने कभी भी लाल और उसके दोस्तों की बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश की ही नहीं, क्योंकि वो उसको उसके बच्चों की तरह लगते थे। इस पर बाबू कहते हैं, मैंने फिर सांस ली। एक लड़का उनमें बहुत ही हंसोड़ है। अब लाल की माँ आगे की बातें बताती है कि जो लाल के दोस्त हैं वो कैसे हैं और किस तरह से हैं, और घर में आते हैं तो वो क्या व्यवहार लेकर आते हैं या क्या करते रहते हैं। कहती हैं कि एक लड़का उनमें बहुत ही हंसोड़ है। हंसोड़ यानी जिसको बहुत हंसी आती हो, बहुत हंस रहा हो। खूब तगड़ा है और बली दिखता है। तगड़ा यानी शरीर से मजबूत है, और बली यानी कि डील डॉल ऐसा है कि बहुत ही बलवान दिखता है। लाल कहता था वह डंडा लड़ने में, दौड़ने में, घूंसेबाजी में, खाने में, छेड़खानी करने और हो हा हा कर हंसने में समूचे कॉलेज में फर्स्ट है। और इस पे उस लाल की माँ जो है वो ये बताती है कि लाल का एक दोस्त है जो बहुत ही हट्टा कट्टा है, उसका डील डॉल बहुत ही तगड़ा है, और वो उसका जो शौक है डंडा लड़ना, दौड़ना, घूंसेबाजी करना, छेड़खानी करना, ये सब चीज़ों में वो पूरे कॉलेज में जो है फर्स्ट है। ये लाल भी बताता है। उसी लड़के ने एक दिन जब मैं उन्हें हलवा परोस रही थी, तभी लाल की माँ आगे बात को बढ़ाते हुए कहती है कि उसी लड़के ने एक दिन जब मैं उन्हें हलवा देने जाती हूँ तो मेरे मुंह की ओर देखकर कहता है, माँ तू तो ठीक भारत माता सी लगती है। तू बूढ़ी, वह बूढ़ी, उसका उजला हिमालय है, तेरे केश उजले हैं। यानी वो लड़का जो है माँ को अपनी बातों में, मीठी बातों में बहलाता है, फुसलाता है और कहता है कि तू एकदम भारत माता की तरह लगती है मुझे, क्योंकि मेरी भारत माता भी बूढ़ी है और तू भी बूढ़ी है। उसके सर पे भी उजला हिमालय है और तेरे सर पे भी तेरे सफ़ेद बाल हैं। हाँ, नक्शे से साबित करता हूँ तू भारत माता है। सिर तेरा हिमालय, माथे की दोनों गहरी बड़ी रेखाएं गंगा और यमुना है। ये नाक विंध्याचल, ठोड़ी जो है वो कन्याकुमारी है, और छोटी बड़ी झुर्रियाँ रेखाएं भिन्न भिन्न पहाड़ और नदियां हैं। जरा पास आ मेरे, तेरे केशों को पीछे से आगे बाएं बांधे कंधे पर लहरा दूं। वह बर्मा बन जाएगा, बिना उसके भारत माता का श्रृंगार शुद्ध ना होगा। और इस तरीके से वो लड़का जो है पूरे भारत का एक नक्शा जो है वो लाल की माँ के रूप में बयान कर देता है। उसको पूरे भारत के नक्शे की जानकारी है, जिसको वो माँ के जरिए एक एक करके बयान करता है। जानकी उस लड़के की बातों को सोचकर गदगद होती है, बहुत खुश होती है। बाबू, ऐसा ढीठ लड़का, सारे बच्चे हंसते रहे और उसने मुझे पकड़ मेरे बालों को बाहर कर अपना बर्मा तैयार कर लिया। बर्मा यानी कि भारत से ही जुड़ा, जिसको वो लड़का बयान कर रहा था, वही लाल की माँ बताती है कि मेरे बालों को बाहर करके वो अपना बर्मा तैयार कर रहा था। उसकी सरलता मेरी आंखों में आंसू बनकर छा गई। और इस तरीके से लाल की माँ जो है उसके दोस्तों के ऐसे व्यवहार को देखकर, प्यार को पाकर, महसूस करके जो है वो गदगद होती थी, बहुत खुश हो जाती थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैंने पूछा, लाल की माँ और भी वे कुछ बातें करते हैं, लड़ने की, झगड़ने की, गोला गोली या बंदूक की? आगे बाबू पूछते हैं कि लाल की माँ से कि क्या वो कुछ इस तरीके से आतंकवादी व्यवहार को लेते हुए कुछ हरकतें या कुछ बातें, कुछ ऐसा कुछ भी जो निशान आपको जानकारी हो, जिससे हमें ये पता लग सके कि आखिर वो हमारे पीठ पीछे क्या कर रहा है। और इस तरीके से उनको जानने की कोशिश करते हैं बाबू जो है लाल की माँ से पूछकर कि क्या वो कुछ लड़ने झगड़ने, गोली या बंदूक की बातें भी करता है।
उसकी माँ कहती है, अरे बाबू, उसने मुस्कुरा कर कहा, वे सभी बातें करते हैं, उनकी बातों का कोई मतलब थोड़ा ही होता है। सब जवान हैं, लापरवाह हैं, जो मुंह में आता है बकते हैं, कभी कभी तो पागलों सी बातें करते हैं। महीना भर पहले एक दिन लड़के बहुत। अब यहाँ पर लाल की माँ जो है वो अपनी बेपरवाही को और बच्चों को बच्चे की तरह किस तरीके से एक माँ लेती है वो दिखाया जाता है। कि बाबू के पूछने पर कि क्या वो बच्चे जो हैं देश के विद्रोह में खड़े होकर कुछ मार पिटाई, लड़ाई झगड़े और गोली बारूदों की बातें भी करते हैं, तो उस पर उसकी माँ जवाब देती है कि वो सब बच्चे हैं, जवान हैं और लापरवाह हैं, जो मुंह में आता है बकते हैं, मतलब बिना सोचे समझे कोई भी बातें करते हैं। महीना भर पहले की बात है कि एक दिन लड़के बहुत उत्तेजित थे, उत्साह में थे बहुत। अब यहाँ पे लाल की माँ आगे की बातें बताती है, कहती है कि एक महीने पहले की बात है कि वो सारे लड़के बहुत उत्तेजित लग रहे थे। ना जाने कहाँ लड़कों को सरकार पकड़ रही है, मालूम नहीं पकड़ती भी है या वे यूं ही गप हाँकते थे। मतलब कि यहाँ पर लाल की माँ ने एक बात सुनी है जिसको उन्होंने हल्के में लिया। सुना है उन्होंने कि सरकार कहीं लड़कों को पकड़ रही है गलत व्यवहार करने पे या गलत काम करने पर वो उन बातों को समझ नहीं पाती जो यहाँ पर अब वो बाबू को बताती है। कहती है, मालूम नहीं पकड़ती भी है या यूं ही वो गप छांटते हैं या फिर हंकते हैं, मगर उस दिन वे यही बक रहे थे। पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमियों के बच्चों को त्रास देते हैं, यानी उन्हें परेशान करते हैं, मारते हैं और सताते हैं। तो यहाँ पर वो आगे इन बातों को बताती है जहाँ पर वो लाल और उसके दोस्त जो है ये सारी बातें करते हैं कि पुलिस वाले जो है वो उन सभी लड़कों को पकड़ रही है जो देश के विद्रोह में खड़े हैं या फिर उनका विद्रोह कर रहे हैं या किसी भी तरीके से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो देश के हित में ना हो। और वो उनको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि वो भले आदमी के बच्चे होते हैं और पुलिस जो है उनको बिना मतलब के, बिना किसी पूछताछ के उस तरीके से पकड़कर उन्हें मारती है और सताती है। यह अत्याचारी पुलिस की नीचता है। ऐसी नीच शासन प्रणाली को स्वीकार करना अपने धर्म को, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है, धीरे धीरे घुलाना, मिटाना है। और इस तरीके से उन बच्चों का ये विचार कि पुलिस जो भी व्यवहार कर रही है वो एक नीचता है और ऐसी शासन प्रणाली को स्वीकार करना हमारे धर्म को और कर्म को और आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है। यानी कि अगर हम इस तरीके की शासन प्रणाली को स्वीकार करते हैं जो देश के लोगों को, जनता को, प्रजा को प्रताड़ित करती है, तो यह हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाती है, हमारे कर्मों को नुकसान पहुंचा रही है, हमारी आत्मा को ठेस पहुंचा रही है, परमात्मा को भुलाने जैसा व्यवहार करा रही है। यानी कि जुल्म सहना जो है वो पाप है। एक अर्थ में या एक शब्द में, एक वाक्य में आप कह सकते हैं कि ऐसी शासन प्रणाली को स्वीकार करना उन बच्चों के लिए अपने आत्मा को और परमात्मा को ठेस पहुंचाने जैसा है जहां पर हम गलत कर्म को स्वीकार कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको हमें घुलाना है और मिटाना है। एक ने उत्तेजित भाव से कहा, अजी ये परदेसी कौन लगते हैं हमारे, जो बरबस राजभक्ति बनाए रखने के लिए हमारी छाती पर तोप का मुंह लगाए अड़े और खड़े हैं। अब यहाँ उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ये बात कहता है कि ये परदेसी कौन लगते हैं हमारे, जो बरबस यानी जबरदस्ती, राजभक्ति यानी देश की भक्ति बनाए रखने के लिए हमारी छाती पर तोप का मुंह लगाए अड़े और खड़े हैं। तोप का मुंह लगाए अड़े अड़े और खड़े हैं यानी डरा रहे हैं और जबरदस्ती देश के लिए कुछ भी करने को कह रहे हैं। उफ, इस देश के लोगों के हिये की आंखें मुंद गई हैं। यानी उस देश के जो लोग हैं, क्या उसके हृदय, उसकी आंखें मुंद गई हैं, उसके हृदय बंद हो गए हैं, उसके लिए दिल खुला नहीं रह गया है। तभी तो इतने जुल्मों पर भी आदमी आदमी से डरता है। ये लोग शरीर की रक्षा के लिए अपनी अपनी आत्मा की चिता संवारते फिरते हैं। नाश हो इस परतंत्रवाद का। अब उन्हीं दोस्तों में से ये जो एक दोस्त है, ये अपने मन की बातें, अपने बातों को यहाँ पे बयान करते हुए कहता है कि इस तरीके से राजभक्ति के लिए ज़बरदस्ती करवाना ये हमारे हित में नहीं है और इसी के लिए आदमी जो है अपने ऊपर जुल्म सहता है और आदमी आदमी से डरने लगा है। और ये लोग अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी आत्मा की चिता संवारते फिरते हैं। आत्मा की चिता यानी आत्मा को मार देते, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सामने खड़े होकर डट कर लड़ते नहीं हैं और अपनी शरीर की रक्षा के लिए, इनसे बचने के लिए इनकी चापलूसी करते रहते हैं। नाश हो इस परतंत्रवाद का। और इस तरीके से वो धिक्कारता है उनको जो इस परतंत्रता को यानी गुलामी को स्वीकार करते हैं। दूसरे ने कहा,
लोग ज्ञान ना पा सकें, इसलिए इस सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को अज्ञान से भर रखा है। यानी कि अब आगे एक और दोस्त बोलता है कि लोग जो है वो ज्ञान ना पा सकें, ताकि वो ज्ञान पाकर आगे ना बढ़ सकें, इसके लिए सरकार ने हमारे पढ़ने लिखने के साधनों को अज्ञान से भर रखा है। लोग वीर हैं, वीर और स्वाधीन ना हो सकें, यानी लोग मजबूत, बलवान और स्वाधीन यानी स्वयं के अधीन ना हो सके, यानी कि आज़ाद ना हो सके, इसलिए अपमानजनक और मनुष्यताहीन नीतिमर्दक कानून गढ़े गए हैं। और लोग जो है मजबूत ना हो सके, अपने आज़ादी को अपना ना सके, इसी के लिए हमारी सरकार जो है वो अपमानजनक और मनुष्यताहीन यानी जिसमें कोई मनुष्यता ना हो, किसी मनुष्य के लिए, दूसरे मनुष्य के प्रति जो है उसके दिल में किसी भी प्रकार की संवेदना ना उठती हो, ये नीतिमर्दक यानी जो अच्छे कर्मों को खत्म करने का जो कानून है, वो ये कानून बनाए गए हैं जिससे कि लोग दबे रहें और जो सरकार है वो अपनी मनमानी कर सके। ऐसा उन दोस्तों का कहना था, उनका मानना था, उनके अंदर ऐसे विचार दौड़ते थे। किनके दोस्त? लाल के दोस्त। और उनकी माँ, लाल की माँ का नाम था जानकी, जो ये सारी बातें बाबू को बताती हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि क्या बच्चे देश के विद्रोह के लिए किसी भी तरीके का प्लान तो नहीं कर रहे हैं पीछे पीछे। तो यहाँ पर उन्हीं लाल के दोस्तों में से एक दोस्त की ये मन की बातें हैं, जो वो देश के प्रति उनके मन में जो चल रही हैं वो बताते हैं। आगे वो कहते हैं कि जिस तरीके से सरकार जो है वो हमारे ज्ञान को कम करने के लिए कोशिश कर सकती है, ताकि हम बलवान ना हो सके, स्वाधीन ना हो सकें, इसके लिए वो ऐसे कानून गढ़ रही है जो नीतिमर्दक हैं, जो मनुष्यताहीन हैं, जो हमारा अपमान करते हैं। आगे वो कहते हैं गरीबों को चूस कर सेना के नाम पर पले हुए पशुओं को शराब से, कबाब से मोटा ताजा रखती है। यह सरकार धीरे धीरे जोंक की तरह हमारे धर्म, प्राण और धन को चूसती चली जा रही है, ये शासन प्रणाली। आगे वो कहते हैं कि गरीबों को वो शोषित कर रही है, उनका शोषण कर रही है, जबरदस्ती उनका शोषण, उनके पास जो भी है उनका सब छीन ले रही है, उनसे इतनी मेहनत करा रही है और वो मेहनत कर करके गरीब जो हैं वो मर जाते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ शोषण होता है। और सेना के नाम पर अपने जो पशु पाल रखे हैं उन्होंने, उनको वो शराब से, कबाब से और मोटा ताज़ा उन्हें रखे रहती है ये सरकार। और फिर धीरे धीरे ये हमारे धर्म को, हमारे प्राणों को और हमारे धन को जोक की तरह चूसती चली जाती है ये शासन प्रणाली। किस तरीके से? हमारा धर्म जो है, हमारा धर्म क्या कहता है, हम उसके लिए क्या पालन करना चाहते हैं अपने धर्म को बनाए रखने के लिए, ये उससे हमारा मार्ग प्रदर्शन करने के बजाय हमें मार्ग से भटकाती है, हमारे प्राणों को चूसती है, हमारे धन को चूस ले जाती है। जिस तरीके से आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा कि गरीबों को किस तरीके से उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है जमींदारों द्वारा, उस तरीके की ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो सभी दोस्त बातें करते हैं कि ये शासन प्रणाली जो है वो हमारे हक में नहीं है, ये सिर्फ देश की जनता का शोषण करती है, उन्हें परेशान करती है। और ये सरकार अपनी सरकार को चलाने के, अपनी शासन प्रणाली को ज़बरदस्ती का और लोगों पर ज़बरदस्ती थोप कर और उनके हक में ना रखकर, बल्कि अपने लिए वो बेहतरीन रास्ते बनाए रखने के लिए करते रहते हैं कोशिशें। ऐसे ही अंट शंट ये बातुनी बका करते हैं बाबू। जब ही चार छोकरे जुटे तभी यही चर्चा। लाल के साथियों का मिजाज भी उसी सा ही अल्हड़ बिल्हड़ मुझे मालूम पड़ता है। ये लड़के ज्यों ज्यों पढ़ते जा रहे हैं त्यों त्यों बक बक में बढ़ते जा रहे हैं। ये बुरा है लाल की माँ। मैंने गहरी सांस ली। अब यहाँ पर जानकी, जो कि सारी बातें लाल और उसके दोस्त किया करते थे, वो बाबू को बताते हैं। और आखिर में वो ये कहती है कि ये सारी अंट शंट बातें यानी फालतू की बातें वो किया करते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो पढ़ते लिखते जा रहे हैं, ये ऐसी अल्हड़ बिल्हड़ सी बातें करने लगे हैं। और ये जो आगे बढ़ रहे हैं वो इस तरीके की अल्हड़ बिल्हड़ बातें करके और बकबक करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, और मुझको इनका मिजाज भी ऐसा ही मालूम पड़ता है। इस पर बाबू कहते हैं कि ये बुरा है, ये गलत है लाल की माँ। यानी वो ये समझाना चाहते हैं उनको किसी तरीके से कि वो एक गलत राह पकड़ चुके हैं। जमींदारी के कुछ जरूरी काम से 4-5 दिनों के लिए बाहर गया था। लौटने पर बंगले में घुसने के पहले लाल के दरवाजे पर नजर पड़ी
तो वहाँ एक भयानक सन्नाटा सा नजर आया, जैसे घर उदास हो, रोता हो। अब यहाँ पर लेखक जो कि जानकी की माँ से ये सारी बात, जानकी यानी लाल की माँ से ये सारी बातें पता करते हैं कि लाल किस राह पर चल पड़ा है, क्या वो राह सही है या गलत है। और जैसा कि पाठ की शुरुआत में ही हमने बताया कि लाल जो है यहाँ पर ऐसी शासन प्रणाली जो देश के लोगों का या जनता का शोषण कर रही हो उसके खिलाफ है। और जो यहाँ पर लेखक, यहाँ पर जो बाबू अपनी भूमिका निभा रहे हैं वो एक चापलूस के रूप में दिखाए जा रहे हैं, जो अपना और अपने घर परिवार को बनाए रखने के लिए वो ऐसी शासन प्रणाली की चापलूसी करते हैं। अब वो यही बता रहे हैं कि वो जमींदारी के कुछ काम के लिए 4-5 दिनों के लिए बाहर गए थे। लौटने पर जब वो अपने घर में घुसने लगे, अपने बंगले में घुसने लगे, उससे पहले उनकी नज़र लाल के दरवाजे पर पड़ी तो वहाँ देखा कि अजीब सा सन्नाटा है जो कि घर को उदास सा दिखाता हो, रोता सा दिखाता हो। भीतर आने पर मेरी धर्मपत्नी मेरे सामने उदास मुख यानी उदास सा चेहरा लेकर खड़ी हुई थी। तुमने सुना? अब यहाँ पर उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि तुमने सुना यानी तुम कुछ जानते हो? वो आगे कहते हैं कि नहीं तो कौन सी बात। लाल की माँ पर भयानक विपत्ति टूट पड़ी है। मैं कुछ कुछ समझ गया, फिर भी विस्तृत विवरण यानी कि खुलकर मैं जानकारी लेना चाहता था। जानने को उत्सुक हो उठा। क्या हुआ, जरा साफ साफ बताओ। वही हुआ जिसका तुम्हें भय था। कल पुलिस की एक पलटन ने लाल का घर घेर लिया था। 12 घंटे तक तलाशी हुई। लाल, उसके 12-15 साथी सभी पकड़ लिए गए हैं। सबके घरों से भयानक भयानक चीज़ें निकली हैं। यहाँ पर उनकी पत्नी उनको ये जानकारी देती हैं कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद लाल के घर पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर ली गई और लाल और उसके दोस्तों को भी पकड़ लिया गया है और उनके घर से अजीब अजीब सी चीज़ें निकली हैं और वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लाल के यहाँ, उसके यहाँ भी 2 पिस्तौल, बहुत से कारतूस और पत्र पाए गए हैं। सुना है उन पर हत्या, षड्यंत्र, सरकारी राज्य उलटने की चेष्टा यानी कोशिश आदि अपराध लगाए गए हैं। आगे उनकी पत्नी बताती हैं कि लाल के घर से भी 2 पिस्तौल मिली हैं, बहुत सारे कारतूस मिले हैं और पत्र पाए गए हैं। सुना है कि उन पर हत्या और षड्यंत्र और सरकारी राज्य उलटने, क्योंकि उनको ये शासन प्रणाली पसंद नहीं आ रही थी जो जनता का शोषण कर रही थी और उन्हीं के खिलाफ ये कदम उठाने की ये हरकतें, ये व्यवहार हैं जो उसके घर से मिलते हैं। और इसी अपराध में लाल और उसके दोस्त जो हैं वो पकड़ लिए जाते हैं, हिरासत में ले लिए जाते हैं, जिसकी जानकारी उनकी पत्नी उन्हें देती है। मैंने ठंडी सांस ली। मैं तो महीनों से चिल्ला रहा था कि ये वह लौंडा धोखा देगा। अब ये बूढ़ी बेचारी मरी। अब यह बूढ़ी बेचारी मरी। बूढ़ी कौन? यहाँ पर लाल की माँ जानकी की बात हो रही है। वह कहाँ है? तलाशी के बाद तुम्हारे पास आई थी। अब वो बाबू पूछते हैं अपनी पत्नी से कि क्या लाल की माँ ये सब होने के बाद यहाँ आई थी? जानकी मेरे पास कहाँ आई? बुलवाने पर भी कल नकार गई यानी मना कर दिया। नौकर से कहलाया, पराठे बना रही हूँ, हलवा तरकारी अभी बनाना है, नहीं तो वे बिल्हड़ बच्चे हवालात में मुरझाना जाएंगे। तो जानकी मेरे पास कहाँ आई? ये बाबू की पत्नी जो है वो बताती हैं कि ऐसा ये सब कुछ होने के बाद भी जानकी मेरे पास नहीं आई और जब उसे बुलावा भेजा आने के लिए तो उस पर भी उसने मना कर दिया और नौकर से ये कहलवा कर भेजा कि मैं पराठे, हलवा, तरकारी बना रही हूँ। किस लिए? वो बिल्हड़ बच्चे जो हवालात में हैं उनके लिए वो पराठे, हलवा और तरकारी बना रही थी कि कहीं वो भूख से हवालात में मुरझा ना जाए। यानी वो अभी भी अपनी माँ की ही भूमिका में है। बच्चों ने क्या गलत किया है या किस राह पर चल पड़े हैं उसको अभी भी जानकारी है या नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, ये सब पीछे हटते हुए वो एक माँ के रूप में अपनी भूमिका अभी भी निभाती हुई दिख रही है। जेल वाले और उत्साही बच्चों की दुश्मन ये सरकार उन्हें भूखों मार डालेगी, मगर मेरे जीते जी ये नहीं होने का। यानी यहाँ पर लाल की माँ कहती है कि जेल वाले जो हैं उन उत्साही बच्चों के दुश्मन हैं और सरकार उन्हें भूखों मार डालेगी, इसलिए मेरे जीते जी तो ये नहीं हो पाएगा और मैं ये सब बना रही हूँ ताकि उन बच्चों को, उत्साही बच्चों को जिनके अंदर इतना जोश है, जो इन सब चीज़ों के लिए लड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए वो ये सब चीज़ें तैयार कर रही है। आगे बाबू कहते हैं वो पागल है, भोगेगी। भोगेगी मतलब ये जो सब कुछ उसका बच्चा ये कर रहा है उसके गलत परिणाम उसे सहने पड़ेंगे। मैं दुख से टूटकर चारपाई पर गिर पड़ा। मुझे लाल के कर्मों पर घोर खेद हुआ। इसके बाद प्रायः 1 वर्ष तक मुकदमा चला। यानी ये सब जब हुआ उसके बाद तक
1 साल तक उन पर मुकदमा चलता रहा। कोई भी अदालत के कागज उलटकर देख सकता है, सीआईडी ने और उनके प्रमुख सरकारी वकील ने उन लड़कों पर बड़े बड़े दोषारोपण किए, बड़े बड़े दोष लगाए गए। यानी जब 1 साल तक मुकदमा चला तो उस मुकदमे के दौरान 1 साल तक बड़े बड़े दोष जो है उन पर मढ़े गए। कुछ उन्होंने किए होंगे और कुछ उनके ऊपर और भी दोषारोपण कर दिए गए होंगे। ऐसे ऐसे आप अपराध करने पर जो अपराधी होता है वो हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ से नुकसान झेलता है, और वही यहाँ पर देखा जा रहा है। उन्होंने चारों ओर गुप्त समितियां, गुप्त यानी छुपी हुई जो समितियां हैं अपनी कायम की हुई थी। खर्चे और प्रचार के लिए डाके डाले गए थे। सरकारी अधिकारियों के यहाँ रात में छापा मारकर शस्त्र एकत्र किए गए थे। उन्होंने ना जाने किस पुलिस के दरोगा को मारा था और ना जाने कहाँ, ना जाने किस पुलिस सुपरिटेंडेंट को। ये सभी बातें सरकार की ओर से प्रमाणित की गई हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने कौन कौन से अपराध किए हैं। उन्होंने ये अपराध किए हैं कि उन्होंने अपनी एक समिति बना रखी थी जिसके जरिए वो देश और सरकार का और शासन प्रणाली का विरोध कर सकें, और उसको विरोध करने के लिए वो जो अपने जितनी भी कार्यवाहियां तैयार करते थे, जितने भी प्लान थे उनके, वो उस पर अमल किया करते थे। खर्चे और प्रचारों के लिए वो डाके डाला करते थे, और सरकारी अधिकारियों के यहाँ वो रात को छापा मारकर जो शस्त्र हुआ करते थे उन्हें इकट्ठे किया करते थे। और इस तरीके से वो अपने देश के प्रति और सरकार के प्रति और शासन प्रणाली के प्रति जो विरोध जताना चाहते थे वो उन विरोधों को इस प्रकार से दर्शाया करते थे। उधर उन लड़कों को पीठ पर कौन था उधर उन लड़कों की पीठ पर कौन था? प्रायः कोई नहीं। सरकार के डर के मारे पहले तो कोई वकील ही उन्हें नहीं मिल रहा था, फिर एक बेचारा मिला भी तो नहीं का भाई। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि उन लड़कों ने ये जो अपराध किया था उसके लिए कोई भी वकील उनकी पैरवी करने के लिए तैयार नहीं था, और अगर कोई था भी तो वो नहीं का भाई। यानी कि हर कोई उनकी पैरवी करने के लिए मना कर दे। कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहता था, कोई भी इस तरीके का विरोध लेकर और अपना जीवन बेकार नहीं करना चाहता था। फिर एक बेचारा मिला भी तो नहीं का भाई। हाँ, उनकी पैरवी में सबसे अधिक परेशान कौन था? तो वह थी वो बूढ़ी। तो वो बूढ़ी यानी कि लाल की माँ जानकी, वो उनकी पैरवी में सबसे अधिक परेशान रहा करती थी। वह लोटा थाली जेवर, लोटा थाली बर्तन और जेवर यानी जो गहने थे उसके, वो सब बेच बेच कर सुबह शाम उन बच्चों को भोजन पहुंचाया करती थी। फिर वकीलों के यहाँ जाकर दांत निपोरती यानी कि खिसियाते हुए, वो जानते हुए कि उनसे, उनके बच्चों से और उस बच्चे के दोस्तों से ये अपराध हुआ है, उसके बावजूद भी उनकी पैरवी करने जब जाती तो वहाँ पर फिर वकीलों के यहाँ जाकर दांत निपोरते हुए और गिड़गिड़ाते हुए कहती कि सब झूठ है, ना जाने कहाँ से पुलिस वालों ने ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे घरों से पैदा कर दी हैं। वे लड़के केवल बातूनी हैं। हाँ, मैं भगवान का चरण छूकर कह सकती हूँ, तुम जेल में जाकर देख आओ वकील बाबू, भला फूल से बच्चे हत्या कर सकते हैं। अब वो यहाँ पर माँ है और माँ होने की भूमिका निभाते हुए कहती है कि बच्चों से छोटी मोटी गलती हो गई होगी, लेकिन वो एक मासूम से सिर्फ बच्चे हैं, उनसे ये गलती नहीं हो सकती। क्या वो इतने मासूम से बच्चे हत्या भी कर सकते हैं? आपको देखकर लगता है इन पुलिस वालों ने ही पता नहीं कहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे घरों में पैदा कर दी। माँ का कहना है कि उनके बच्चों को फंसाया गया है, किसी ने कैसे करके, ये सब चीज़ें झूठ हैं। वो नहीं मानती कि वो ये सब चीज़ें उनके बच्चों ने ये सब की हैं, और इस तरीके से वो जानते हुए कि वो एक अपराध में उनके बच्चे जो हैं वो हिरासत में हैं, फिर भी वो पुलिस वालों से दांत निपोरती यानी कि खिसियाती हुई और गिड़गिड़ाती हुई उनसे ये आवेदन करती है या फिर उनसे ये निवेदन करती है कि उसके बच्चे जो हैं ये उसकी ऐसी गलतियां नहीं कर सके। वो मासूम से बच्चे हैं, क्या वो किसी की हत्या भी कर सकते हैं? उसका तन सूख कर कांटा हो गया, कमर झुककर धनुष सी हो गई। यानी कमजोरी इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि वो सूख कर कांटा सी बहुत पतली हो गई है, और कमर भी झुक गई है, धनुष की सी वक्राकार हो गई है। आंखें निस्तेज यानी बिना तेज के हो गई, जिनसे दिखता नहीं, मगर उन बच्चों के लिए दौड़ना, हाय हाय करना उसने बंद ना किया। यानी माँ होने के नाते जो उसका दिल दुखा है, वो अपने बच्चों को आज भी अपराधी नहीं मानती है, और उनके लिए
इस तरीके से कमज़ोर हो जाने के बावजूद भी, बूढ़ा हो जाने के बावजूद भी और आर्थिक रूप से मजबूत ना होने के बावजूद भी उनके लिए हर एक कोशिश जो वो कर सकती है वो करते हुए यहाँ पर दिख रही है। कभी कभी सरकारी नौकर, पुलिस या वार्डन जो है उसे झुंझला कर झड़क देते थे, धकिया देते थे, यानी धकेल देते थे। और इस तरीके से उस बूढ़ी पर किसी को तरस भी नहीं आता जो हर वक्त उनके पीछे हाय हाय करके अपने बच्चों के लिए भीख मांगा करती थी कि वो निर्दोष हैं, कोई मानता भी नहीं। और ऊपर से सरकारी नौकर, पुलिस और वार्डन जो है उन्हें झुंझलाकर कभी कभी झड़क देते या फिर धक्का भी दे देते थे। उसको अंत तक ये विश्वास रहा कि ये सब पुलिस की चालबाजी है। अदालत में जब दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा तब वे बच्चे जरूर बेदाग छूट जाएंगे। बेदाग यानी कोई इल्जाम उन पर नहीं रह जाएगा, ऐसा अभी भी वो बूढ़ी जानकी मानती है। वे फिर उसके घर में लाल के साथ आएंगे, उसे माँ कहकर पुकारेंगे। उसके मन में आज भी ये बात चल रही है और वो उसको उम्मीद है कि एक दिन अदालत में सब झूठ का झूठ हो जाएगा, यानी दूध का दूध और पानी का पानी, यानी सब साफ हो जाएगा, कौन सी बातें झूठ है, कौन सी बातें सच हैं। और तब उसके बच्चे बेदाग होकर बिना किसी इल्जाम के, बिना किसी अपराध के दाग के साथ वो आएंगे और फिर हमारे घर में आएंगे और इसी तरीके से माँ कहकर मुझे पुकारेंगे। मगर उस दिन उसकी कमर टूट गई, जिस दिन ऊंची अदालत ने भी लाल को, उस बंगड़ लठैत को तथा 2 लड़कों को फांसी और 10 को 10 वर्ष से 7 वर्ष तक की कड़ी सजाएं सुना दी। यानी उस दिन उस बूढ़ी माँ की कमर टूट गई, यानी कमजोरी तो उनको पहले से ही थी, लेकिन वो कमजोरी को हावी नहीं होने देना चाहती और अपने बच्चों के लिए बराबर एक कोशिश करती थी जो वो कर पाती थी। लेकिन आज उसकी वो कमर टूटती हुई सी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि उस दिन ऊंची अदालत ने लाल को और बंगड़ लठेत जिसके विषय में चर्चा की थी कि वो बहुत ही बलवान शरीर से और लाठी और मुक्केबाजी और लड़कियां छेड़ने में कॉलेज में फर्स्ट था, तो उसी बंगड़ लठेत की बात हो रही है। साथ ही और 2 लड़कों को फांसी की सजा मिल गई और जो बाकी 10 थे उनको 10 वर्ष से 7 वर्ष तक की कड़ी सजाएं सुना दी गई। उस दिन उस बूढ़ी जानकी की कमर टूट गई। वह अदालत के बाहर झुकी खड़ी थी। बच्चे बेड़ियां बजाते मस्ती से झूमते बाहर आए। अब वो बच्चे जिनको सजाएं सुना दी गई थी, वो बच्चे अपनी बेड़ियों को बजाते हुए और मस्ती से झूमते हुए नजर आ रहे थे कि हमने देश का विरोध किया, ये गलत शासन प्रणाली का विरोध किया, ना कि हमने चापलूसी करके उसे स्वीकार किया। उनको ये लगता था कि हमने ये जो किया है वो पहलवानी का काम है और इसी के लिए अपनी बेड़ियों को बजाते हुए मस्ती से झूमते हुए बाहर आए, सजा पाकर भी। सबसे पहले उस बंगड़ की नज़र उस पर पड़ी। माँ, वह मुस्कुराया। बंगड़ ने सबसे पहले माँ को देखा, यानी जानकी को देखा और माँ कह के पुकारा और बोला मुस्कुरा कर, अरे हमें तो हलवा खिला खिला कर तूने गधे सा तगड़ा कर दिया है। ऐसा कि फांसी की रस्सी भी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहे, मगर तू स्वयं सूख कर कांटा हो गई है। क्यों पगली, तेरे लिए घर में खाना नहीं है क्या? और इस तरीके से वो लाल का दोस्त जो माँ माँ कहकर हर वक्त जानकी को पुकारा करता था, वो बेड़ियों में निकलने के बावजूद भी वो इस तरीके की हंसने हंसाने वाली बातें करता है और कहता है जानकी से कि तूने तो हमें हलवा खिला खिला कर गधे सा तगड़ा कर दिया है। अब ऐसा लगता है कि फांसी की जो रस्सी है वो भी टूट जाएगी और हम अमर बने रहेंगे, मगर तू सूख कर तो कांटा हो गई है। क्यों पगली, तेरे लिए घर में खाना नहीं है क्या? अब उसे ये नहीं पता है या फिर ये नहीं जानता कि वो बूढ़ी औरत जिनके लिए हलवा पूड़ी बना बना कर तैयार कर कर के लाती थी, उसके लिए घर में खाना होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता। वो सूख कर कांटा भूख की वजह से नहीं बल्कि चिंता में हुई है अपने लाल की वजह से, उसके दोस्तों के लिए। और इस तरीके से एक व्यंग्य यहाँ पर प्रस्तुत होता है उसके द्वारा, उस हसोड़ के द्वारा, जो अभी भी जानकी को माँ कह के पुकारता है और फांसी की सज़ा को भी इतने हल्के में लेते हुए और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लेते हुए जाता है और अपनी माँ से इस तरीके से हंसने हंसाने की बातें करता हुआ नजर आता है।